इमरान खान को आज गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी उनकी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और नैब में एक केस मौजूद है अल-कादर ट्रस्ट का। अल-कादर ट्रस्ट की डिटेल्स में जाने से पहले कुछ इसकी बैकग्राउंड बतानी ज़रूरी है कि नैब को पाकिस्तान में सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक अपनी रूलिंग है जिसमें उन्होंने कहा कि ये पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, जस्टिस अतर मिनल्ला की लिखी हुई वो रूलिंग है जिसमें उन्होंने कहा कि नैब को पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये 100% हकायक हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 4 सालों में जिस तरीके से नैब को इस्तेमाल किया गया, अपोजिशन का कोई बड़ा सियासतदान इमरान खान जिसको फिक्स करना चाहते थे उसके लिए नैब का कोई ना कोई केस निकल आता था। कभी साफ पानी कंपनी का नाम लिया और बंदे को रात को उठा लिया, कभी किसी के ऊपर ड्रग्स चार्ज डाल दिए और 15-20 किलो राना सनाउल्लाह पे हेरोइन डाल दी। बाकी भी जितने बड़े मेन स्ट्रीम लीडर थे, वो नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, शाहिद खाकान अब्बासी हो, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा साद रफ़ीक एंड सो मैनी अदर्स, वो लिस्ट गिनते जाएंगे तो प्रोग्राम गुजर जाएगा। सबके लिए नैब को इस्तेमाल किया गया। फिर नैब ही जो है आज इमरान खान की गिरफ्तारी का सबब बनी है। इससे हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है कि सियासी मकासद के लिए ये विच हंटिंग दुरुस्त नहीं है। इमरान खान जिस तरीके से दूसरों को उठा उठा के जेल में डालते थे वो काबिल मज़म्मत हरकत थी। अगर वो काबिल मज़म्मत थी तो उतनी ही काबिल मज़म्मत आज इमरान की गिरफ्तारी भी है। मैं इसकी बिल्कुल इसकी सताइश नहीं कर सकता, ये बुरी हरकत है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और एक केस के अंदर आप अगर तफ्तीश कर रहे हैं, तरीकाकार आपका जो मौजूद है। नैब लॉ को अमेंड कर दिया गया जिसके ऊपर इमरान खान खुद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर गए हुए हैं कि नैब लॉ को गलत अमेंड किया गया। नैब लॉ में पहले चेयरमैन नैब के पास डिस्क्रेशन थी, 90 रोज़ के लिए बंदे को जेल में डाल देते थे, पूछते ही नहीं थे कि केस है भी है कि नहीं, इंक्वायरी स्टेज के ऊपर ही। अब उसको अमेंड कर दिया गया और अमेंड करने के बाद उसकी मौजूदा शक्ल यह है कि 14 दिन से ज़्यादा तो गिरफ्तारी नहीं डलती और फिर इंक्वायरी स्टेज पर गिरफ्तारी होती नहीं है। जब आप इंक्वायरी कंप्लीट कर लें, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर जाने लगें, तो फिर आपको उसको इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है कि ये इंक्वायरी हमारी अब तक कि अब इन्वेस्टिगेशन पर जाने लगे और हमें तुम्हारी गिरफ्तारी दरकार है। और गिरफ्तारी क्यों दरकार है वो भी कंडीशनल है। बंदे को आप कॉल अप नोटिस दें और वो आपको पेश ना हो, या आपको ये शुबा हो कि वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देगा। तीसरी शायद उसके अंदर कोई और भी वजूहात हो, लेकिन कोई सब्सटेंशियल रीज़न होनी चाहिए गिरफ्तारी के लिए। ये नहीं है कि राह चलता बंदा आए, किसी और केस में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी ऐसी हुई थी और पकड़ किसी दूसरे केस में आप अंदर ले जाएं। मरियम की गिरफ्तारी भी इस तरह हुई थी कि वो अपने बाप के पास मौजूद थी, वो आई है टीम और उसको भी पकड़ के ले गई है। तो तरीकाकार एक वजह कर दिया आपने। तो अब क्या इमरान को वैसे ही गिरफ्तार करना ज़रूरी था जिस तरह वो अपने सियासी मुखालफिन को गिरफ्तार करते रहे? तो इसका जवाब नफ़ी में है। अल-कादर की तरफ आ जाएं। अल-कादर पाकिस्तान की तारीख में जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म की ट्रांजैक्शंस हैं उनमें से एक है। इमरान खान का सदा से नारा था कि ये अपोजिशन वाले चोर और डाकू हैं, मैं आऊँगा तो पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत पाकिस्तान वापस लेकर आऊँगा। और एक देखिए कि अल्लाह की तरफ से एक मौका आया कि बरतानिया ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड रियाज मलिक के, जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा है, इल गॉटन वेल्थ है, यहाँ से चुरा के पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा बरतानिया में लाया गया, उन्होंने उस पैसे को पकड़ा, हुकूमत पाकिस्तान को वापस किया। रियाज मलिक से आउट ऑफ कोर्ट उन्होंने सेटलमेंट की, इसलिए कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के तौर पर उन्होंने उसको शुमार किया था, लेकिन उसके खिलाफ उन्होंने कोई मूव नहीं किया। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया और वो पैसा पाकिस्तान को लुटा दिया गया। पाकिस्तान पैसा वापस आया तो शहजाद अकबर, जो इमरान खान को बहुत सारे मुश्किल कामों में धक्का देने वाले जो चंद एक लोग थे उनके करीब, उनमें से एक का नाम शहजाद अकबर है। उनके जो साथी थे जिसमें अलीम खान हो, जहांगीर तरीन हो, उनसे आप अगर पूछें जाके तो मेरे ख्याल में उसके पीछे भी जो एक साजिशी जहन नजर आता था, नहीं कि इसको पकड़ लो, इसके बच्चों के ऊपर, इसकी बेटियों, जहांगीर तरीन की बेटियों के ऊपर भी केस हो गया था, तो उसमें शहजाद अकबर का नाम नजर आता है। तो शहजाद अकबर ने यहाँ एक अरेंजमेंट किया। नैब के अंदर जो कैबिनेट इजलास के अंदर एक बंद लिफाफा पेश किया गया, उस बंद लिफाफे के अंदर ट्रांजैक्शन क्या थी ये आज तक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन 190 मिलियन पाउंड रियाज मलिक को लुटा दिया गया, जो हुकूमत पाकिस्तान का पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा था। इमरान खान ने उसी वक्त, जिस वक्त ये पैसा उनको 190 मिलियन पाउंड लुटाया, तो 460 कनाल ज़मीन अल-कादर ट्रस्ट के नाम के ऊपर हासिल कर ली, जहां उन्होंने एक यूनिवर्सिटी, रूहानियत की यूनिवर्सिटी कायम करनी थी। पहले तो रियाज मलिक से पैसा लेकर दुनिया में कोई रूहानियत नहीं पैदा हो सकती। रूहानियत के लिए अल्लाह की एक राह का एक तरीकाकार मौजूद है और हुकूमत पाकिस्तान खुद सेटअप कर सकती थी यूनिवर्सिटी। एज प्राइम मिनिस्टर वो उसकी अप्रूवल दे सकते थे, फंडिंग भी दे सकते थे और सरकारी शोबे के अंदर उसको बनाते, प्रमाण चढ़ाते, और वो बेहतर तरीका था। 460 कनाल ज़मीन ली, उसके ऊपर बिल्डिंग, इमारत की तामीर, सारे काम भी रियाज मलिक ने करके दिए उस ट्रस्ट को। ट्रस्ट जब इब्तदाई तौर पर बना तो बाबर अवान और जुल्फी बुखारी उसके मेंबर थे और इमरान खान उसके चेयरमैन थे। 2019 दिसंबर के अंदर बनाया गया। उसके बाद बाबर अवान भी और जुल्फी बुखारी भी, उसकी मेंबरशिप से उनको हटा दिया गया
और इमरान खान की अहलिया और फराह खान वो दोनों ट्रस्ट के मेंबर्स बन गए। इसके अलावा एक 240 कनाल की ज़मीन अलहदा से हासिल की गई जो बनी गाला के अंदर है। ये दोनों ट्रांजेक्शन्स मशकूक ट्रांजेक्शन्स हैं। वो पैसा जो वापस गया रियाज मलिक को, रियाज मलिक ने वही पैसा उठाया और 460 अरब रुपए की उन्होंने एक सेटलमेंट की थी बहरिया टाउन कराची की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, जिस बेंच को इब्तदाई तौर पर आई थिंक कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार हेड कर रहे थे। और ये पाकिस्तानी अदालती तारीख की भी एक बदतरीन सेटलमेंट थी। बदतरीन इसलिए थी कि प्ली बारगेन का अरेंजमेंट जिसको खुद अदालत कहती है कि नहीं करना चाहिए, वो अदालत सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठ के प्ली बारगेन कर ली। इब्तदा हुई कि 1000 अरब बनता है, डील कहाँ की, पठानों वाला सौदा किया। वो जिस तरह वो कारपेट नहीं बेचने आते कि ये 1000 रुपये का आखिर में 500 का बेच जाते हैं। 1000 अरब बनता है, आखिर में 460 अरब की वो डील कर ली। अब 460 अरब की डील में वो जाके पैसा सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कबूल कर लिया। एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो है वो भी मौजूद है इस केस के हवाले से। और मेरे ज़हन में यहाँ सवालात आते हैं कि क्या मौजूदा PDM की हुकूमत जो एक इंतहाई कमज़ोर पाँव के ऊपर खड़ी है, क्या वो इस केस को आगे बढ़ा सकती है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस से पूछेगी कि आपने जब ये पैसे लिए थे तो आपको पता था कि नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफिशियली अनाउंस कर चुकी है, यहाँ पर शोर मचा हुआ है, तो ये पैसा कहाँ से आया? क्या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट कर सकती है? इमरान खान ने किस कानून के तहत वो पैसा वापस किया? क्या स्टेट बैंक को पता था, वो सोया हुआ था? क्या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल था ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर डील होने में और ये पैसा वापस जाने में? क्या उनमें से किसी को पता नहीं था? मेरा जवाब इसमें नफ़ी में है। मेरे ख्याल में सारे लोग बाखबर थे जो कुछ हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट में डील होते वक्त 460 अरब भी वो बाखबर थे। हो सकता है किसी की आशीर्वाद भी हासिल हो, जब तहकीक करें तो पता चलेगा। लेकिन क्या तहकीकात कर सकते हैं? मेरा जवाब है कि नहीं तहकीकात कर सकते। इतने बड़े ताकतवर लोग हैं, जब नाम आएगा कि वहाँ आसिफ जरदारी का नाम आ रहा है, जब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों का नाम आएगा तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। आज इमरान की गिरफ्तारी के बाद सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और प्रोटेस्ट बाज़ जगहों के अंदर उसकी बड़ी बदतरीन शक्ल है। अगर आप किसी सरकारी इमारत को आग लगाएं या किसी ऐसे अदारे की किसी जगह के ऊपर जाकर धावा बोल दें जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, तो मैं उसकी अप्रिसिएशन नहीं कर सकता, मैं उसकी मजम्मत करूँगा। जिस तरह इमरान की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है, इस तरह पाकिस्तान के किसी अदारे के ऊपर, किसी सरकारी बिल्डिंग के ऊपर, किसी सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर किसी एहतजाज के नतीजे में अगर आग लगाई जाती है या धावा बोला जाता है, उसके दरो दीवार तोड़े जाते हैं या फलांगे जाते हैं, तो वो काबिल मजम्मत है। उसके जितने बुरे सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत की जाए, करनी चाहिए। क्या हल पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने का यही है या इसके अलावा भी कोई तरीका है? मेरे जहन में तो ये सवालात हैं, अपने मेहमानों से पूछूंगा। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने केस लगा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर से गिरफ्तारी जो है बड़ा अनयूजुअल स्टेप है। जो हमारे पास वीडियो क्लिप्स नज़र आते हैं उसमें एक क्लिप प्रोड्यूसर साहब वो दूसरा क्लिप भी दिखाइए जिसमें वो उस बायोमेट्रिक वाले कमरे में इमरान मौजूद हैं जहाँ उसके शीशे विशे तोड़ के जाके उसकी गिरफ्तारी की गई। क्यों ज़रूरी था कि उसी बायोमेट्रिक वाले कमरे के अंदर घुसा जाए? क्या गिरफ्तारी अगर चाहिए थी तो बाहर बाकी पाकिस्तान की सड़कों पर गिरफ्तारी नहीं थी हो सकती, या लाहौर ज़मान पार्क से जाके गिरफ्तार नहीं था किया जा सकता? इन सवालों का जवाब किसी को देना पड़ेगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी जो फैसला सुनाना है वो भी शायद डायरेक्शन तय करेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस केस की। जो आज शुरका है हमारे साथ प्रोग्राम में, चौधरी साहब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और शोएब शाहीन साहब है मारूफ माहिर कानून। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो है मारूफ डिफेंस एनालिस्ट भी हमारे साथ है। सबको खुश आमदीद कहूँगा। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, पहले आप ही बता दीजिए जिन इमारतों को आग लगाई गई या तोड़फोड़ की गई, पहले तो उसके ऊपर कुछ रोशनी डाल दें, फिर मैं इमरान के केस की तफसील की तरफ भी आता हूँ। देखिए, बदकिस्मती ये है कि ये सारा नजरा इस वक्त अफवाज पाकिस्तान पे गिर रहा है और जिन इमारतों का आप निशानदेही कर रहे हैं या बात कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर अफवाज पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। मुख्तलिफ मैं नाम नहीं लेना चाहता। बदकिस्मती ये है कि लाहौर के जो हार्ट कैंटोनमेंट का हार्ट है वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। हमारे घर से 100 गज के फासले पर 3 पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी, क्राउड ने उनको भी आग लगा दी। शुक्र है उसके बिल्कुल 5 गज के फासले पर क्रॉस कम था, वो किसी अल्लाह ने बचा लिया। अगर खुदा खासा भी आग लग जाती फिर देखिए क्या होता है। ये बस इसको कौन सी हो शख्स इसको कंट्रोल कर सकता है। इशू बहुत ज्यादा है इसमें।